नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चेक पोस्ट न्यूज पर। आपके साथ मैं हूँ जीनत सिद्दीकी। एग्जिट पोल आ चुके हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट होंगे या नहीं वो अलग बात है। लेकिन तैयारियां दोनों तरफ से हैं और प्रतिक्रियाएं भी मिली जुली आ रही हैं। हमने सोचा इस पर डिटेल में बात करें। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ हैं। अक्सर आपने इन्हें अलग अलग चैनल्स पे डिबेट शो में देखा होगा। आज चेक पोस्ट इन्हें अपने साथ लेकर आया है जानने के लिए कि आखिर ये क्या सोच रहे हैं। और दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें या दो अलायंसेस का हम जिक्र करें, एनडीए का हम जिक्र करें या इंडिया अलायंस का जिक्र करें, कैसी तैयारी रही, क्या प्रचार प्रसार में कमी रही, क्या प्लस पॉइंट रहा, क्या माइनस पॉइंट रहा, सब पर बात करनी जरूरी हो जाती है। तो निरंजन जी, ये जो एग्जिट पोल आए हैं, हम ये तो नहीं कह रहे कि एग्जैक्ट पोल होते हैं, लेकिन आसपास माने जाते हैं कई बार। तो इस पर आपका जी। एनालिसिस, आप इससे हैरान हुए या आपको लगा कि नहीं ये तो यही होना ही था परिणाम भी, या होगा मतलब? तो हम बात कर रहे थे एग्जिट पोल के। तो एग्जिट पोल एक तरह का उसी तरीके से है जैसे आप किसी नाड़िया वैद्य के पास जाते हो और वो नाड़ी देख करके आपको बताता है कि आपके शरीर के अंदर फला प्रॉब्लम है या आपके शरीर में बुखार है। अब ये बुखार वो अनुमान से बताता है कि आपके शरीर में 101 डिग्री है, 102 डिग्री है, 103 डिग्री है, लेकिन वास्तविकता तब पता चलती है जब थर्मामीटर लगाया जाता है। लेकिन उसका एक अंदाजा लग जाता है कि शरीर में ये बीमारी है। तो उसी तरीके से ये जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल तो जिस दिन परिणाम आता है उसी दिन पता चलता है। लेकिन इस बार के एग्जिट पोल की अगर आप बात करेंगे जीनत जी, तो एक चीज और महत्वपूर्ण आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आपने देखा होगा कि अलग अलग प्रकार की लगभग 6 एजेंसियों ने एग्जिट पोल किया है और सबका अनुमान जो एग्जिट पोल का अनुमान जो है वो सबका एक लगभग समझ लीजिए थोड़े से हेर फेर के अलावा सबका अनुमान एक ही तरफ जा रहा है और वो जा रहा है कि एनडीए पूर्ण बहुमत या जिसको कहें बंपर बहुमत के साथ एनडीए दोबारा से सत्ता में आ रहा है। और इसके अंदर महत्वपूर्ण बात यह है कि हर एक एजेंसी का अपना सैंपल सर्वे, अपना सैंपल साइज है। किसी एजेंसी का 1 लाख का सैंपल साइज है, किसी ऐसे एजेंसी का 1.5 लाख का सैंपल साइज है, किसी का 80,000 का सैंपल साइज है। तो इस तरीके से अगर आप सारे एग्जिट पोल को उनका पोल ऑफ पोल करके देखेंगे तो आपको यह लगेगा कि बहुत बड़ा सैंपल साइज है। और बहुत बड़ा सैंपल साइज अगर एक ही दिशा के अंदर बात कर रहा है तो इसको हम ये मान के चल सकते हैं कि शायद एग्जिट पोल भी एग्जिट पोल से मिलते जुलते आए। ये अलग बात है थर्मामीटर लगाने के बाद में बुखार 1 डिग्री कम निकले या 1 डिग्री ज्यादा निकले, ये मेरा मानना है। आपने राहुल गांधी को भी सुना होगा, उनसे सवाल हुआ कि कितनी सीटें। आज एक मीटिंग हुई, मतलब मीटिंग आपने देखी होगी, हाई लेवल मीटिंग होती है जिसके बाद वो आते हैं और वो कहते हैं कि आपने मूसेवाला का गाना नहीं सुना 295। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी कहा था 295। और ऑपोजिशन भी एकदम तेजी से तैयारी करके बैठा हुआ है। अखिलेश यादव के लगातार ट्वीट्स आप देख रहे हैं, किस तरह से। और ईवीएम और डीएम की बात पे तो मैं बाद में आऊंगी। तो ये जो पहले राहुल ने कहा है उस पर क्या एनालिसिस करते हैं? देखिए जीनत जी, वास्तविकता ये है कि जब भी हम कभी बोलते हैं या जिसको कहते हैं जो आलोचक होते हैं वो जब भी रास्ता दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं लोग उसको बायस्ड उसको कह देते हैं, ये तो चमचा है, ये तो भक्त है, ये तो फलाना है। लेकिन वास्तविकता को अगर आप नहीं पहचानेंगे तो आप मेरे हिसाब से अपनी कमियों और अपनी त्रुटियों को सुधार नहीं पाएंगे। आज की तारीख के अंदर या मैं कहूं कि पिछले 10-12 वर्षों से या 15 वर्षों से जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं गलत ट्रेन पकड़ रहा है और गलत ट्रेन पकड़ने की वजह से हर बार वो गलत गंतव्य तक पहुंच पाता है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विपक्ष अभी भी अपनी बातें जनता तक कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, या यूं कहें कि विपक्ष अभी भी इस तरीके की कुछ अपनी स्ट्रेटजी नहीं बना पा रहा जो जनता को कनेक्ट कर पाए। आपने देखा होगा अभी अगर पिछले 5 वर्षों के अंदर जितने तमाम चुनाव हुए हैं उनके अंदर अगर आप 1-2 चुनावों को छोड़ दे, तेलंगाना के चुनावों को, कर्नाटक के चुनावों को, हिमाचल के चुनावों को छोड़ दे, तो लगभग अगर आप 30 चुनावों का या 28 चुनावों का विश्लेषण करेंगे तो आपको यही दिखाई देगा कि इन राजनीतिक पार्टियां ये क्या गलती कर रही हैं। और मेरा ये मानना है कि अभी जिस तरीके से राहुल जी कह रहे थे कि सिद्धू मूसेवाला का गाना, वास्तविकता ये है कि ये अभी कुछ जिसको कहते हैं इनकी जो इंफॉर्मेशन है या इनकी जो एक जो इनका कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं धरातल से कटा हुआ है जीनत जी।
वास्तविकता ये है कि हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं, हम लोग लोगों के बीच में जाते हैं, और जब जाकर के हम अनबायस्ड जब लोगों से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग अपने मन की बात बताते हैं। और आप यकीन मानिए कि मैं जिस तरीके से चुनाव हो रहे थे अलग अलग चरणों के अंदर, मैं राजस्थान भी गया, मैं उत्तर प्रदेश भी गया, मैंने दिल्ली के चुनावों के अंदर भी मैं घूमा हूं, और मैंने जाकर के ये देखा कि धरातल के ऊपर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अपने चुनाव को संगठित रूप से लड़ता है, कहीं ना कहीं विपक्ष उस चीज के अंदर असफल है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि जहां पे चुनाव लोकलाइज हुआ है, यानी कि आप ये मान के चलिए कि अगर मैं बात करूं राजस्थान से, तो राजस्थान के अंदर आज की तारीख में जो चूरू का चुनाव है, उसको आप ये मान के चलिए वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में चुनाव नहीं है, वो राहुल कस्बा और बीजेपी के बीच में चुनाव है। अगर मैं बात करूं राजस्थान में बाड़मेर के चुनाव की, तो बाड़मेर का चुनाव इसलिए बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बन गया क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं कि कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे रही है, वहां पे इसलिए क्योंकि जब वहां पे रविंद्र भाटी चुनाव मैदान में उतर जाते हैं और उनके साथ बहुत बड़ा युवा वर्ग जुड़ जाता है, तो आप ये समझ लीजिए बीजेपी वहां तीसरे नंबर पे आती हुई दिख रही है। चाहे आप बांसवाड़ा की बात कर लीजिए या उत्तर प्रदेश के अंदर भी अगर हम आते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो मेरठ का जो चुनाव है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का चुनाव ना होकर के वो लोकल चीज के ऊपर आकर के टिक गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे अरुण गोविल को वहां से टिकट दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी समझ में चतुराई करी, लेकिन वास्तविकता यह है कि अरुण गोविल कहीं ना कहीं जनता के साथ वो कनेक्शन नहीं जोड़ पाए जो एक लोकल कैंडिडेट जोड़ता है। तो इसलिए जहां जहां इन चुनावों के अंदर लोकल चुनाव है, और ऐसे चुनाव में ये मान के चल रहा हूं कि पूरे देश के अंदर मैं 70 से 80 सीटें ऐसे मान रहा हूं कि जहां पे लोकल चुनाव हुए, और लोकल चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी और कड़ी चुनौती मिल रही है, और कहीं ना कहीं वही भारतीय जनता पार्टी जाकर के फंस रही है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ तटीय क्षेत्रों में ले रही है, क्योंकि जिनत जी, हमें इस चीज को इस तरीके से भी देखना चाहिए कि मैं इन चुनावों को दो भागों में बांट रहा हूं। एक वो राज्य है जहां पिछली बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी 90% से ऊपर स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी ने निकाली थी, और दूसरा भाग मैं वो मानता हूं जहां भारतीय जनता पार्टी की स्ट्राइक रेट 20% से नीचे हुई थी। तो इस बार जो 90% वाली स्ट्राइक रेट वाले राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान उठाना पड़ रहा है, वो नुकसान कहीं ना कहीं जहां पिछली बार 20% से नीचे स्ट्राइक रेट थी, उन राज्यों से वो भरपाई कर रही है। तो इसीलिए मेरा भी शुरू से ये अनुमान रहा है कि 2019 का जो आंकड़ा था, कहीं ना कहीं बीजेपी उसकी पुनरावृत्ति कर रही है। जबकि विपक्ष की स्थिति क्या है? विपक्ष सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के अंदर, भाषणों में, टीवी पे, रैली के अंदर, रोड शो के अंदर भीड़ भी इकट्ठा कर रहा है। लेकिन आपको ये चीज भी समझनी चाहिए कि जहां एक रैली होती है, इसके अंदर आप भारतीय जनता पार्टी को भी कह सकते हैं, सभी को एक समान रूप से इसका क्राइटेरिया रख सकते हैं कि जब एक कहीं पे भी रैली होती है, तो ऐसा नहीं होता उसी क्षेत्र की या जिस लोकसभा के अंदर वो रैली हो रही होती है, उसी लोकसभा की सारी भीड़ आती है। वो भीड़ इधर उधर से जो सीमावर्ती राज्य है, सीमावर्ती जिले हैं या सीमावर्ती राज्य है, वहां से भी भीड़ इकट्ठी की जाती है। अब आप ये समझ के चलिए कि एक लोकसभा लगभग 18 से 22 लाख लोगों की लोकसभा मानी जाती है, और उसके अंदर अगर 5 लोकसभा क्षेत्रों की पब्लिक मिलाकर के अगर आपने 1 लाख की भीड़ कर ली, तो वो 1 लाख की भीड़ आपकी जीतने की गारंटी नहीं है। वो भीड़ तो दिखाई देगी, और कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो मेरे हिसाब से जनता के साथ डिस्कनेक्ट है। और भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा, हमने आलोचना भी बहुत की, विपक्ष ने भी बहुत वार प्रतिवार की, लेकिन आपने एक चीज देखा होगा कि पहले चरण के चुनाव के बाद में, लगभग हर एक चरण के बाद में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी, आप सहमत हो सकती है, असहमत हो सकती है, वो अलग बात है, लेकिन ये चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि इन्होंने हर चरण में अपनी रणनीति में बदलाव किया, अपने भाषणों में बदलाव किया, अपनी भाषा शैली में बदलाव किया, चाहे वो भाषा शैली खराब रही हो, चाहे अच्छी रही हो, मैं उस टॉपिक पे भी चर्चा नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये जो दिन प्रतिदिन जो बदलाव था, इसका मतलब वो हर चरण के बाद में एक अपनी अपग्रेशन लेकर के चल रहे थे कि अब चुनाव किस तरफ जा रहा था। पक्ष कहता है जी इन्होंने ये मुद्दा क्यों उठा दिया, वो मुद्दा क्यों उठा दिया। देखिए जीनत जी, मेरा ये मानना है कि जो चुनाव है, पहले जैसे तीर तमंचे, तोप, तलवारों से सत्ताएं प्राप्त की जाती थी, आज वोट से सत्ता प्राप्त की जाती है, और वोट से सत्ता प्राप्त की जाती है। वोट किस चीज से मिलेगा, महत्वपूर्ण चीज ये होती है। और जो कहे कि इन मुद्दों पर बात नहीं करी, उन मुद्दों पर बात नहीं करी,
जीनत जी, एक चीज, मेरा रुकिए रुकिए रुकिए, सुनिए। अब मैंने राहुल गांधी पर आपसे सवाल किया था और आपने कहा था कि विपक्ष थोड़ा सा डिरेल भी नजर आया, लेकिन ये भी तो सच है ना विपक्ष की तरफ से, अगर मैं सिर्फ राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जिक्र कर रही थी, राहुल गांधी ये कहते हैं कि ये मीडिया का एग्जिट पोल है, मोदी का एग्जिट पोल है या सरकार को लेकर, तो एग्जिट पोल को नकार रहे हैं और 295 और सिद्धू मूसेवाला का जिक्र करते हैं। क्या इसे नजरअंदाज किया जा सकता है, या अखिलेश यादव जो बार बार कह रहे हैं कि ये साजिश है, उन्होंने मीडिया मंडली शब्द का जिक्र किया था अपने ट्वीट में, तो क्या वाकई मीडिया को लेकर जो प्रश्न उठते हैं वो भी एक नुकसान है विपक्ष को? देखिए जीनत जी, मेरे हिसाब से जो विपक्ष है वो यही गलती कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक नकारात्मकता होती है और एक अति नकारात्मकता होती है, आज कहीं ना कहीं जो विपक्ष जनता को कनेक्ट नहीं कर पा रहा, वो इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि वो अति नकारात्मकता में चला गया। और मेरा एक विश्लेषण और है, जो मैं कल से तमाम टीवी चैनलों पे एग्जिट पोल आने के बाद में लगातार मैं एक ही बात कह रहा हूं, और मैं जनता के अंदर भी घुसा हूं, मैंने जनता से भी समझ लीजिए लोगों से उनके मन की बात भांपी है। और जीनत जी, आप सुनकर के बड़े आश्चर्य करेंगे, मेरा ये मानना है कि अगर 100 में से 61 वोट पड़े हैं तो 61 वोट में से 25-26 वोट ऐसे पड़े हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते, जो जिनको विपक्ष के ऊपर भरोसा है, विपक्ष के बातों के ऊपर भरोसा करके वो विपक्ष को उन्होंने वोट दिया है, यानी कि बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। और 25-26 वोट परसेंट, 61 में से 25-26 वोट ऐसे पड़े हैं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित या उनके कामों से प्रभावित होकर के वोट दिए हैं, चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे विकास का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, लेकिन उनसे प्रभावित होकर के वोट दिए। लेकिन आप जान करके आश्चर्य करेंगी कि 8 से 10 वोट ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी को गए हैं जीनत जी, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश नहीं थे, उनसे वो कहीं ना कहीं निराश थे, लेकिन वो विपक्ष से भी ज्यादा हताश थे। यानी कि जितना बीजेपी से निराश थे, उससे ज्यादा विपक्ष से हताश थे। और उनको ऐसा लग रहा था कि बीजेपी ने जो कमियां की है, या जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये चीजें नहीं किया, यूं कहें कि जिन चीजों से वो निराश थे, उनको उम्मीद उन चीजों के अंदर विपक्ष से भी नहीं है, इसलिए उन्होंने मन मार करके बीजेपी को वोट दिया। और इसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको बीजेपी पे भरोसा नहीं था, जिनको विपक्ष पर भरोसा नहीं था, वो जो 39 लोग जो बच गए वोट देने से, उनमें उनकी संख्या जोड़ लीजिए जो जिनको बीजेपी पे भरोसा नहीं और विपक्ष पे भी भरोसा नहीं। तो ये जो चीजें हैं, ये जब तक विपक्ष नहीं समझेगा और इन चीजों को विपक्ष जब तक कनेक्ट नहीं करेगा जीनत जी, मेरे हिसाब से इस चुनावी रणनीति में या इस वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही है उनके अंदर छिटपुट जीत हार चलती रहेंगी, लेकिन जो जिसको कहते हैं मेजोरिटी जीत, वो मेजोरिटी जीत विपक्ष कभी भी आप उसको देख नहीं पाओगे उसका। सबसे बड़ी चूक विपक्ष से कहां पर हुई, कहां पर गलती हो गई, कहां पर गलती हुई? जबकि ये माना गया कि अरविंद केजरीवाल जब बाहर आए तो उन्होंने पूरा चुनाव जो है बहुत एग्रेसिव कैंपेनिंग शुरू हो गई थी और उसका बेनिफिट स्पेशली इधर मिलता हुआ नजर आया। विपक्ष ऐसा दावा कर रहा है कि दिल्ली में उसका बेनिफिट होगा काफी हद तक, हरियाणा में। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन रही एज पर एग्जिट पोल, तो बड़ा ब्लंडर क्या हुआ है इनसे? देखिए जीनत जी, दो चीजें इसके अंदर आपको समानांतर देखनी पड़ेगी। पहली बात, जिस तरीके से विपक्ष, एक तो जो अपनी जो विपक्ष की जो भूमिका है उसको वो बहुत अति नकारात्मकता की तरफ ले गया, और कहीं ना कहीं ये बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को पसंद नहीं करते। अति नकारात्मकता मैं इस बात को कह रहा हूं जिसके अंदर दोहरा मापदंड हो, यानी कि वही चीज अगर आप करें तो रासलीला, मैं करूं तो करेक्टर ढीला, तो वो वाली जो चीज है वो कहीं ना कहीं जनता को पसंद नहीं आती। और जो मुद्दे विपक्ष उठाता है, मेरे हिसाब से उन मुद्दों के अंदर, अधिकतर मुद्दों के अंदर कहीं ना कहीं आपको यही चीज मिलेगी। और रही बात जिस तरीके से विपक्ष एक गलती और कर रहा है, विपक्ष ये सोचता है कि हर एक व्यक्ति का एक ही मुद्दा है। जैसे विपक्ष की अगर मैं सही मुद्दों की बात करूं जो वास्तव में जनता के मुद्दे थे, तो उनमें महंगाई वास्तव में मुद्दा है, मैं भी मानता हूं, लोग बहुत त्रस्त हैं।
बेरोजगारी उसके अंदर भी मैं मानता हूं कि मुद्दा है और लोग उससे परेशान हैं। जो महिला सुरक्षा है उसके मामले में मैं मानता हूं कि मुद्दा है और लोग उससे भी परेशान हैं। और जो एक भ्रष्टाचार जिसको कहते हैं, वो भ्रष्टाचार के मामले में भी विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेर नहीं पाया। और वो भ्रष्टाचार का मामला ये है कि जिस तरीके से विपक्ष भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप चश्मा करने की कोशिश कर रहा, उसमें असफल रहा। जबकि विपक्ष को भ्रष्टाचार का मुद्दा ये पकड़ना चाहिए कि आम जनता, उसका नॉर्थ ब्लॉक के भ्रष्टाचार से ज्यादा वास्ता नहीं पड़ता है, उसका राज्य सचिवालय के भ्रष्टाचार से उसका ज्यादा वास्ता नहीं पड़ता। उसका ज्यादा वास्ता जो पड़ता है वो अपने क्षेत्रीय थाने के भ्रष्टाचार से उसका वास्ता पड़ता है, अपने क्षेत्र के तहसील से उसका भ्रष्टाचार का वास्ता पड़ता है, उसका आरटी ऑफिस से उसका भ्रष्टाचार का वास्ता पड़ता है, रजिस्ट्रार ऑफिस से भ्रष्टाचार का वास्ता पड़ता है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर से भ्रष्टाचार का वास्ता पड़ता है। जिसके बारे में विपक्ष कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला जब नरेंद्र मोदी जी लेकर के आते हैं और ये बात कहते हैं कि जिन्होंने जनता गरीब लोगों का खाया है मैं उनसे निकाल करके उनको लौटाऊंगा, उस टाइम विपक्ष इस बात को उठाने में कहीं ना कहीं चूक जाता है कि अरे नरेंद्र मोदी जी, आप जिनका खाया है उनका लौटाने की बात छोड़ दीजिए, आप जो लोग खाने लग रहे हैं उनके ऊपर कम से कम एक बार रोक लगा दीजिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विपक्ष इसी तरीके से, अब मैं जैसे बात कर रहा था, महंगाई है, बेरोजगारी है, महिला सुरक्षा है, कानून व्यवस्था है, ये तमाम मुद्दे हैं जो जनता को प्रभावित करते हैं। लेकिन जीनत जी, इसके अंदर समस्या ये है कि विपक्ष इनकी बातें तो उठाता है, लेकिन विपक्ष इस चीज का भरोसा नहीं दिला पाता कि अगर हम सत्ता में आए तो हम रोजगार कैसे दे देंगे, हम महंगाई कम कैसे कर देंगे, हम इस महिला सुरक्षा के ऊपर कैसे कैसे सुदृढ़ बना देंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए कि अगर मणिपुर के अंदर घटना होती है, दुखद घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, विपक्ष कहता है केवल मणिपुर देखो, राजस्थान के अंदर हमारी सरकार के अंदर एक बिटिया के साथ बलात्कार करके उसको जला दिया जाता है, उसकी तरफ मत देखो। अब विपक्ष कहता है कि आप केवल पहलवान बेटियों को देखो, आप स्वाति मालीवाल वाली घटना को मत देखो। तो इसलिए जनता उन मुद्दों को कनेक्ट नहीं करती विपक्ष के साथ। और कहीं ना कहीं इन चीजों के ऊपर जब तक विपक्ष नहीं सोचेगा, और एक सबसे बड़ा जो मामला है उसके अंदर मैं आपको एक चीज और बताऊं जीनत जी, विपक्ष की नीतियां कौन बनाता है, इनकी रणनीतियां कौन बनाता है, इनका वार रूम में कौन है, मुझे नहीं पता। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो ये अति उत्साह के, जैसे अब आपको मैं छोटी सी बात बता रहा हूं, कल परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के अंदर ध्यान लगाने गए। विपक्ष ने इसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि इसके अंदर मैं दो प्रकार से विपक्ष का नुकसान देख रहा हूं। पहली बात तो ये कि ये इतनी बड़ी इवेंट शायद पूरी भारतीय जनता पार्टी भी बना लगता है कि इतनी बड़ी इवेंट नहीं बना सकती थी जितनी बड़ी विपक्ष ने इसको इवेंट बना दिया, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि इसका विरोध करने से लोगों के अंदर एक मैसेज गया कि ये तो वास्तव में ही सनातन के विरोधी है। तो जिस तरीके से विपक्ष इस तरीके की जो कुछ विरोध वाली जो चीजें करता है, उनको ये नहीं पता कि इनसे मैसेज कैसा जाएगा। और आज की तारीख में जैसे विपक्ष क्या है कि एक जिसको कहते हैं कि एक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, इन दो मुद्दों पे आकर के विपक्ष ने कहीं ना कहीं अपने आप को इतना डिफाल्टर कर दिया जनता के सामने। और ये मुद्दे आज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित है। एक चीज और मैं आपके चैनल पे कहना चाह रहा हूं जीनत जी, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहा हूं। कल मैं एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता से बात कर रहा था और मैंने उनके मुंह पे ये बात स्पष्ट कही कि आप ये कह रहे हो कि मोदी जी का जादू, आज की तारीख में जितने वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ रहे हैं उनमें से आप यकीन मानेंगे 50% से ज्यादा लोग नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से और नरेंद्र मोदी जी के भाषणों से खुश नहीं है, फिर भी वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। केवल इसलिए क्योंकि उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि हम बीजेपी को वोट नहीं दें तो हम किसको वोट दें, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने विपक्ष को वोट दे दिया तो कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक या यूं कहें कि जो 20% आबादी जिसकी विपक्ष बात उठाता है बीच बीच में, उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे सर के ऊपर बैठ करके नाचेंगे। और जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे बीजेपी का आईटी सेल या जिस तरीके का एक वातावरण बना दिया गया है, और इसके अंदर भी कहीं ना कहीं विपक्ष थोड़ा सा मेरे हिसाब से गलतियां करता है। और वो गलतियां क्या है कि जिस तरीके से चुनावों से ठीक पहले
राम मंदिर, अयोध्या, इससे इन्होंने दूरी बना रखी थी, वहां तक ठीक थी। लेकिन जैसे ये मुख्तार अंसारी के यहाँ जाते हैं, थोड़ा सा मेरे हिसाब से इन चीजों को इनको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें जो है ना, भावनाओं से जुड़ी वो चीजें होती है। और एक जिस तरीके से अल्पसंख्यकों की भावना है, उस तरीके से बहुसंख्यकों की भावना है। एक चीज इसी के अंदर, एक चीज और मैं सिद्ध करने के लिए एक प्रमाण और देता हूं जीनत जी। मैं राजस्थान की पृष्ठभूमि से आता हूं, और मेरा आज भी राजस्थान के साथ पूरा कनेक्ट है, जैसे आप बिहार से कनेक्ट रखती हैं उसी तरीके से। तो आप यकीन मानिए, 2018 से लेकर 2023 तक जो अशोक गहलोत जी की सरकार राजस्थान में चली, इतना उन्होंने अभूतपूर्व काम किया कि मैं ही नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक है, वो भी कहते हैं कि इतना शानदार काम किया, ऐसी ऐसी योजनाएं वो लेकर के आए, और केवल योजना नहीं लाए, उनको धरातल तक पहुंचाया। कि मैं तो ये कहता हूं कि ना भूतो न भविष्य थी, ना राजस्थान के मुख्यमंत्रित्व काल के अंदर आज तक किसी ने इतना शानदार काम इतने कम समय में किया, और ना मुझे आगे किसी से उम्मीद है। लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने अशोक गहलोत जी को घर बैठा दिया, जनता ने उनको दोबारा से सत्ता में नहीं लाए। उसका केवल एक ही कारण था, और वो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी देश की जनता फायदे और नुकसान से ज्यादा भावनाओं से चलती है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजस्थान में एक रोड रेज की घटना घटती है, जिसके अंदर दुर्भाग्यपूर्ण एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, और वो व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय से आता है। अशोक गहलोत जी दूसरे दिन उसके घर जाते हैं, उसको 50 लाख रुपए भी देते हैं, उसके घर परिवार से एक बच्चे को नौकरी भी देते हैं, और उसको सांत्वना भी देते हैं। यहां तक ठीक है, लेकिन वैसी ही घटना ठीक 2 दिन बाद में उसी जयपुर के अंदर एक और घटती है, जिसके अंदर जो विक्टिम है या जो पीड़ित है वो हिंदू समुदाय से आता है। अशोक गहलोत जी ने केवल उसके लिए एक ट्वीट कर दिया, सांत्वना भरा, और ना उसके घर गए, ना उसको कोई सांत्वना राशि दी, ना उसको कोई नौकरी। तो कहने का तात्पर्य, इस चीज को वहां पे पूरी लोगों ने बहुत इसको दिल से लोगों ने लगाया। तीसरी बात, जैसे आपने देखा होगा कि अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के अंदर जो घूंघट प्रथा है उसके ऊपर बड़ा प्रहार किया, महिलाओं के अपने हाथ से घूंघट उठाए और उनको कहा कि भाई आप जो है अब मॉडर्न बनिए, ये घूंघट प्रथा से बाहर आइए, और आप जो है देश की और समाज की विकास के अंदर बराबर की सहभागिता कीजिए। लेकिन उसी समय जब वो कल एक महिला का घूंघट उठा करके और उसको मीडिया के अंदर फोटोएं और उसकी इवेंट करके आ रहे थे, दूसरे दिन बेंगलोर से एक हिजाब का मुद्दा उठा, और अशोक गहलोत जी ने उस हिजाब और नकाब के पक्ष में अपना सारा का सारा स्पीच दे दिया। तो जनता को ये लगा कि ये तो बिल्कुल अपीजमेंट कर रहे हैं, और वो अपीजमेंट की वजह से, यानी कि केवल उस भावना की वजह से जनता ने अशोक गहलोत जी को हरा दिया। यही आप छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल जी को देखेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि विपक्ष को यहाँ पे इन चीजों से थोड़ा सा समझ करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में आपसे एक फाइनल कमेंट अगर लेना चाहूँ, तो विपक्ष की गलतियां जो सिलेक्टिव अप्रोच रही, आप ये कह रहे हैं कि एक कम्युनिटी विशेष को लेके या धर्म विशेष को लेके जो है वो उसका डेंट होगा। 80-20 की पॉलिटिक्स किसी से छुपी नहीं है, कम से कम इन 10 सालों में तो बिल्कुल खुली नजर आ रही है। अब मैं आपसे एक चीज समझना चाह रही हूँ, ओवरऑल इस पूरे इलेक्शन में वो कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो एकदम इलेक्शन को बदल रहे हैं? दावे हो रहे हैं कि यूपी में साफ हो जाएगी बीजेपी, बिहार में साफ हो जाएगी। तेजस्वी यादव कहते हुए पिछले दिनों नजर आए थे, यूपी बिहार में एकदम साफ है, दक्षिण में खाता नहीं खुल पाएगा। आपके हिसाब से ऐसा कौन सा स्टेट है जो बहुत कुछ चेंज करने का मादा इस वक्त रख रहा है? देखिए जीनत जी, अगर आप ये कहें कि बहुत बड़ा डेंट, तो ऐसा कोई राज्य मुझे दिखाई नहीं दे रहा जिसके अंदर बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं उलटफेर हो जाएगा। जैसे बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा 6 नहीं तो 5 सीटों का मैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान देख रहा हूं। कर्नाटक के अंदर अगर आप ये मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी को बड़े से बड़ा नुकसान होगा, तो 2-4-5 सीटों का वहां पे भी नुकसान हो सकता है। बिहार की अगर बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे एनडीए को, यानी कि जो घटक दल है, उनको बड़ा नुकसान होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शायद 1-2 सीटों का नुकसान होगा। अगर महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र में मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, चाहे वो अजित पवार एनसीपी हो, चाहे वो शिंदे शिवसेना हो, उनको बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वहां पे भी 1 या 2-3 सीटों का नुकसान है। तो मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को जिन राज्यों के अंदर नुकसान है, वहां पे कोई बहुत बड़ा नहीं, छोटा छोटा नुकसान है। हरियाणा की बात करेंगे तो मैं 2 सीटें मान के चल रहा
हूं कि 2 सीटों का नुकसान है, 3 भी हो सकती है। लेकिन जहां पे भारतीय जनता पार्टी पिछली बार कुछ विशेष नहीं कर पाई थी, यानी कि मसलन आप ये समझ लीजिए उड़ीसा में मेरे को ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से बहुत ज्यादा अच्छा करके निकल रही है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपना स्टेक बढ़ा रही है। मेरा यह मानना है कि आंध्रा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक अभूतपूर्व सफलता मिलने की ओर अग्रसर है। तमिलनाडु में खाता खुलने की मुझे उम्मीद लग रही है। और जिस तरीके से एग्जिट पोल बता रहे हैं, हालांकि अभी वो चीज तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन तिरुवनंतपुरम की सीट भी केरला के अंदर भी सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है और जिस तरीके से वहां पे राजशेखर जो मंत्री हैं उन्होंने अपनी सीट को अपने हिसाब से चुनाव को वहां पे बहुत शानदार तरीके से खेला, तो उस हिसाब से लग रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं 50-50 की स्थिति में चल रही है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने 2019 के प्रदर्शन को दोबारा से पुनरावृत्ति कर रही है और मुझे कोई बहुत बड़ा डेंट कहीं लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया निरंजन जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में आपने अपनी बात खुलकर रखी और जी समझ में धन्यवाद। आया कि अगर राहुल गांधी नेगेटिव पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनते या पूरा ऑपोजिशन, तो शायद तस्वीर कुछ और होती। इस पर देखते हैं हम लोग। जीनत जी एक बात और कहूंगा अगर आपकी अनुमति हो तो। हाँ हाँ, प्लीज बोलिए, हाँ, प्लीज बोलिए। आपका ये YouTube चैनल चेक पोस्ट, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और तमाम दर्शकों से अपील करता हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका चैनल निष्पक्ष, निर्भीक और जिसको कहते हैं कि आज की तारीख में जिस तरीके से एक सूचना प्रदान करने का सही साधन जो होना चाहिए वो आपका चैनल आगे करता रहेगा। इसलिए सभी से निवेदन है इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका, और आप समय निकाल के यूं ही एक हेल्दी चर्चा जो है हमारे साथ करते रहिएगा। और दर्शकों से भी हम गुजारिश करते हैं कि कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया निरंजन जी, हम फिर किसी विषय जी पर धन्यवाद। नई चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे हर पहलू पर। बहुत शुक्रिया।